आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 11th का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरमेंट, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती है और उनको मेज़र करने के लिए हम कौन से सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स किसी भी क्वांटिटी को जब या तो हम डायरेक्टली मेजर करेंगे या इनडायरेक्टली मेजर करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब डायरेक्टली मेजर करने का मीनिंग क्या है कि ये हमारे पास कोई भी एक लाइन दे दी या फिर कोई भी एक वायर दी है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस वायर की लेंथ कितनी है। तो हम कैसे मेजर करेंगे? स्केल का यूज करेंगे और उसको स्केल के थ्रू मेजर कर लेंगे कि ये वायर इतने मीटर की है या इतने सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्टली का मीनिंग क्या है कि जैसे यहाँ पर ये सन हो गया और यहाँ पर क्या है? अर्थ है। अब सन के और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे? वहाँ पर तो हम किसी भी स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब हमें पता है कि जो स्पीड क्या होती है, यहाँ से सन से लाइट आती है तो लाइट की स्पीड क्या हो गई? c। और टाइमिंग का भी हमें पता है कितना होता है, तो वहाँ से हमने टाइम की वैल्यू पुट कर दी और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। मीन्स कोई भी फॉर्मूला यूज करके हमने वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर दी। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर इनटू यूनिट। फॉर एग्जांपल हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली मास। जब हम मास को लेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मास को? कि मास है या तो वो 4 किलोग्राम है या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं 100 किलोग्राम है। तो यहाँ पे नंबर क्या होगा? एक डिजिट होगी। और यूनिट मीन्स उसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं या कोई भी और यूनिट है। तो ये होता है उसकी फिजिकल क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन। अब नंबर और यूनिट में क्या रिलेशन होता है? ये तो हमने ऐसा ही सिस्टम के अंदर लिया 4 किलोग्राम। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4000 ग्राम। मीन्स अगर हम नंबर को ग्रेटर ले लेते हैं, नंबर को हमने क्या लिया है? ग्रेटर लिया है या बिग लिया है, तो उस टाइम पे उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। अगर नंबर हमारे पास ग्रेटर है मीन्स लार्ज नंबर है तो यूनिट क्या हो जाती है? स्मॉल। और नंबर को अगर हमने स्मॉल लिया है तो यूनिट क्या हो जाती है? लार्ज। तो नंबर और यूनिट में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटी और उसकी मेजरमेंट का एक मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है मास क्या होता है। मास का मीनिंग क्या होता है? जैसे कई बार हम शॉप पे जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें 4 kg शुगर चाहिए, 4 kg शुगर चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे शुगर की क्वांटिटी है। तो मास का मीनिंग भी क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी में मैटर कंटेन्ड है उसी को हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ये मार्कर लिया है तो इसको बनाने के लिए कितना मैटर यूज हुआ है, कितना प्लास्टिक यूज हुआ है, कितनी इसके अंदर इंक है, वो क्या हो जाएगी? क्वांटिटी ऑफ मैटर। और वही इसका ओवरऑल फिर मास बनेगा कि ये 10 ग्राम का है या 50 ग्राम का है, तो वो उसका क्या होगा? मास होगा। अब हम मास की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मास की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये हमें पता है कि किसी भी बॉडी के मास का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट है। सेकेंड है इट डजेंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। मीन्स यहाँ पर दो बॉडीज रखी हुई है, एक का मास मान लेते हैं 30 kg है और दूसरे का 50 kg है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई और पर्सन आ गया तो इन दोनों के मास डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल भी इन दोनों के मास के ऊपर किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मीन्स मास डजेंट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड बॉडी। नेक्स्ट है मास कांट बी जीरो। अगर कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती है, अगर वो बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उस टाइम पे ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जिसका मास क्या होगा? कंप्लीटली जीरो मास होगा। मीन्स मास कैन नॉट बी जीरो। अगर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मास है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज।
कोई जो मास होता है वो किसी की शेप या साइज पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने आयरन का बार लिया छोटा सा, और एक हमने वुडन का बार लिया, वुडन बार। मान लिया जो आयरन का बार हमने लिया है उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसकी ब्रेथ भी कितनी है, 1 मीटर है। इसी तरह हमने जो वुडन का बार लिया उसकी लेंथ 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर। तो यहाँ पे जितना मास आयरन का होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि उतना ही मास वुडन का होगा, ये मास डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स शेप और साइज सेम होने से मास भी सेम होगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, मास डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं मास की टाइप्स। तो मास 2 टाइप का होता है, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। वैसे तो इन दोनों के बारे में हम आगे वाले यूनिट्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे हमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने की इनर्शियल मास क्या होता है। इनर्शियल मास का मीनिंग होता है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। मीन्स हमने क्या लिया, जैसे ये अर्थ ली हमने, ये हो गई अर्थ, इसके ऊपर कोई भी एक पत्थर है, स्टोन है, अगर हम चाहते हैं उसको मूव करना है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और वो इसको मूव करना चाहता है, तो जैसे ही वो इसको मूव करने की कोशिश करेगा तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी जो एनर्जी है वो कंज्यूम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर है, जो ये स्टोन है उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर इसका अपोज करेगा। किसका? स्टोन के मूव होने का। कौन अपोज करेगा? इसका क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करना ही क्या कहलाता है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मास या इनर्शिया। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज इनर्शियल मास। बाकी इसके बारे में हम यूनिट 3 के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास भी सेम ही होता है, बट इसमें हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस क्वांटिटी ऑफ मैटर पर वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास। इन शॉर्ट अब अगर हम देखें तो दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, बस यहाँ पे हमने उसके अपोज को देखा है कि वो अपोज कर रहा है, और यहाँ पे हमने ग्रेविटी को इंक्लूड कर लिया। बात एक ही है कि यहाँ पे मेन क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसलिए हम मास को कभी भी ऐसे डिफाइन नहीं करते कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। मास के लिए हम सिर्फ एक ही टर्म यूज करेंगे और वो होगी मास। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं कि यूनिट्स 2 टाइप से होती है, एक तो फंडामेंटल यूनिट्स और एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स वैसे तो 7 टाइप्स की होती है और इनके बारे में हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन हम इनको सबसे पहले मेन मानते हैं। 3 टाइप की होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। और बाकी सारी डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, इनके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने डिस्टेंस बाय टाइम को क्या माना है? स्पीड माना, तो स्पीड क्या हो गई? एक डिराइव्ड यूनिट हो गई। इस तरह से जब हम इनका यूज करके कोई यूनिट डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है? मास, लेंथ और टाइम। अब इन्हीं 3 यूनिट्स को हमने फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बोला है, तो ये कल के लेक्चर में आएगा। अब हम देखते हैं कि सीजीएस सिस्टम क्या होता है। अब हमें फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में इसको एक्सप्लेन करना है कि वो सिस्टम जिसके अंदर हम मास को ग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में एक्सप्लेन करेंगे और टाइम को एक्सप्लेन करेंगे सेकंड के अंदर। लेकिन इस सिस्टम को हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। मीन्स डेली लाइफ के अंदर हर जगह हम सीजीएस सिस्टम को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि मान लेते हैं कि कोई एक फार्मर है और वो अपना गेहूं बेचने जा रहा है। जब वो गेहूं बेचने जाएगा तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि उसकी गेहूं इतने ग्राम की है। अगर वो 100 केजी गेहूं है तो वो 100 केजी में कितने ग्राम हो गए? ये पूरी की पूरी
क्वांटिटी को पढ़ के वो ये तो नहीं बोलेगा कि 1 लाख ग्राम गेहूं हुई है, तो वो क्या बोलेगा कि 1 क्विंटल गेहूं हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दूसरा कोई सिस्टम ढूंढना है जिसके अंदर हम कन्वीनियंटली यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सके। इसमें जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम सीजे सिस्टम को जनरली हर टाइम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है FPS सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम मास को एक्सप्लेन करते हैं पौंड के अंदर, मास को एक्सप्लेन करेंगे पौंड्स के अंदर, लेंथ को एक्सप्लेन करेंगे फुट के अंदर, और टाइम सेकंड में ही रहेगा। टाइम किस में होगा? सेकंड के अंदर। अब देखो हमने FPS सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अगर कोई तुमसे ही पूछे कि 1 पौंड कितने किलोग्राम के इक्वल होता है तो क्या बोलोगे? आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता, बल्कि मोस्टली को नहीं पता होता कि 1 पौंड के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं। और फिर फुट में भी इतनी इजीली हर कोई नहीं बता सकता, तो इसकी वजह से हमने FPS सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हो कि 1 पौंड इज इक्वल टू 0.454 किलोग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम के अंदर 2.205 पौंड होते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने होंगे? 2.205 पौंड होंगे। और 1 फुट के अंदर 12 इंच होंगे, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, तो ये था FPS सिस्टम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम। थर्ड सिस्टम आया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, इसका दूसरा नाम है मैट्रिक सिस्टम। इसमें हम मास को एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म ऑफ किलोग्राम, लेंथ को एक्सप्लेन करेंगे मीटर के अंदर, और टाइम को सेकंड के अंदर। और फोर्थ आता है SI सिस्टम। SI सिस्टम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम। SI की फुल फॉर्म क्या होगी? I से इंटरनेशनल, S से सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज नोन एज SI सिस्टम। अब ये क्या है? ये MKS की मॉडिफाइड फॉर्म है। किसकी? MKS सिस्टम, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS, और इसको हम रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम भी बोलते हैं, रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। अब जनरली हम SI सिस्टम का ही यूज करते हैं। इसके अंदर मास को किलोग्राम, लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हैं। तो इन दोनों के अंदर फिर मेन डिफरेंस क्यों है? हमने MKS सिस्टम की बजाय SI सिस्टम का यूज क्यों किया है? इसको प्रेफर क्यों किया है? MKS को भी हमने रिजेक्ट करके उसको मॉडिफाइड फॉर्म SI सिस्टम इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया। अब हम देखते हैं कि हमने SI सिस्टम ही क्यों लिया है। तो इसकी एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज़ ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रेशनल सिस्टम का मीनिंग क्या है? कि ये एक क्वांटिटी के लिए हमेशा एक ही यूनिट यूज करता है, एक क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज करेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्वांटिटी ली एनर्जी, तो SI सिस्टम बोलता है कि कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट होगी जूल, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होगी? जूल। बट MKS सिस्टम क्या बोलता है कि जूल अगर मैकेनिकल एनर्जी की यूनिट है तो किलो कैलोरी हीट एनर्जी की यूनिट है, हीट एनर्जी की यूनिट है। मीन्स SI ने तो बोला कि चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो या फिर हीट एनर्जी हो, सभी की यूनिट जूल होगी। लेकिन MKS ने बोल दिया कि हीट एनर्जी की यूनिट जूल नहीं, किलो कैलोरी होगी। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि वहाँ पर MKS सिस्टम में सभी की यूनिट्स याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन SI ने क्या बोल दिया? चाहे कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या रहेगी? जूल रहेगी। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल लें, अगर हम इसका सेकंड एग्जाम्पल लें तो SI सिस्टम बोलता है कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होगी, लेकिन MKS सिस्टम क्या बोलता है? अब फोर्स कौन सा फोर्स हो सकता है? चाहे तो वो न्यूटन वाला फोर्स हो, मीन्स जो फोर्स हम खुद अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। और जो फोर्स ग्रेविटी अप्लाई कर रही है उसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। बट MKS सिस्टम ने कहा
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी यूनिट होगी किलोग्राम फोर्स, और जो फोर्स न्यूटन मीन हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी यूनिट होगी न्यूटन। ग्रेविटी के द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स की यूनिट है किलोग्राम फोर्स, और वैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन। लेकिन ऐसा ही ने बोला कि चाहे कोई भी फोर्स हो उन सभी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो यहाँ पर हमने देखा कि एसआई सिस्टम को यूज करने के बाद क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन करना इजी हो जाता है, इसलिए हमने एसआई को प्रेफर किया है। इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक जैसा कि हमने इसके नाम से ही बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम, तो यह क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। थर्ड होगा, जैसे इसमें हमने देखा था कि इसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज की एक ही यूनिट होती है, सारी एनर्जीज की यूनिट जूल है, सारे फोर्सेस की यूनिट न्यूटन है। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्या होंगे, बहुत कम होगी, स्मॉल होगी। जबकि एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स होती है। फोर्थ पॉइंट, इसको हम सीजीएस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सीजीएस सिस्टम वेरी इजीली। सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना इसको बहुत इजी होता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से हम क्या बोलते हैं कि एसआई सिस्टम को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब हम देखते हैं कि एसआई सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एसआई सिस्टम की, जैसे एसआई यूनिट हमने लिए कि मास को हमने किलोग्राम में ही लिया है, तो यहाँ पर हमने किलोग्राम में ही क्यों लिया, मीन्स जो एसआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एसआई यूनिट ली है मास की, उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स वो है क्या क्या, किस वजह से हमने मास को सिर्फ किलोग्राम में ही लिया है, पौंड में क्यों नहीं लिया या फिर ग्राम में क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमें एसआई यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो सबसे पहला तो क्या होता है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड, कि जो भी यूनिट ले उसको हम इजीली डिफाइन कर सके, वही क्या होती है एसआई सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सेकंड है, इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज का मीनिंग क्या है, ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो। मीन जैसे हम मास को किलोग्राम में बोलेंगे तो जनरली हम अपने घर के अंदर कोई भी सामान मंगवाते हैं, हम बोल देते हैं 2 kg ले आओ, 5 kg ले आओ, तो इसलिए हमने किलोग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम ग्राम में बोलते तो कितना बोलते, 2000 ग्राम लेके आओ, या फिर अगर हम क्विंटल में बोल देते तो उस टाइम पे इनको एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट हो जाता। तो जो भी यूनिट हम सिलेक्ट करेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड है, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। शुड नॉट चेंज विथ टाइम, यह टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट चेंज विथ टाइम, ऐसा ना हो कि गर्मियों में उसकी वैल्यू कुछ और हो जाए और सर्दियों में कुछ और हो जाए, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेबल। यह हर एक प्लेस पर एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मीन्स अगर हम इंडिया में कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि वो 20 किलोग्राम की, और हम यूके में जाते तो वहाँ पे भी इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 20 kg ही होगी। तो मीन्स वाइडली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, हर जगह हम इसको एक्सेप्ट कर पाएँ। तो आज हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसको मेजरमेंट के लिए कौन कौन से सिस्टम आए और उनमें से हमने कौन सा सिस्टम लिया है। कल हम देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी हैं।